इशू ऑफ शेयर से एक नई शुरुआत है। अगर पार्टनरशिप में आपने अपना भट्टा बैठा रखा है, बैंड बजा रखा है, कोई इशू नहीं बनता। इशू ऑफ शेयर का उससे कोई लेना देना नहीं है। बस आपको रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट आने चाहिए। उसमें भी रूल किसका आना चाहिए आपको? आपको ये ध्यान होना चाहिए कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है। आपको ध्यान होना चाहिए कि एसेट्स किसे कहते हैं, लायबिलिटीज किसे कहते हैं। बस इतना पता, उससे ज्यादा नहीं चाहिए आप। इतना ही। बैंक आपके लिए एसेट्स होगी, शेयर कैपिटल आपके लिए लायबिलिटी होगी। और लायबिलिटी बढ़ेगी तो उसे क्रेडिट करेंगे, और एसेट्स बढ़ेगा तो उसे डेबिट करेंगे। इतना हमें ध्यान रखना है। इससे ज्यादा कोई अकाउंटिंग रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट नहीं चाहिए। लोग रटने की कोशिश करते हैं एंट्रियां, एवरीथिंग इज लॉजिकली प्लेस। रटने की कोई जरूरत आपको नहीं है। ये एनसीईआरटी आपके सामने दिख रही है, आप देख पा रहे हैं। ये 25-26 का एडिशन है। और मैंने कुछ नहीं करा, ऑनलाइन एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया था। आई आई जस्ट एडवाइज यू, ऑल ऑफ यू। आपका इकोनॉमिक्स हो गया, आपका बिजनेस स्टडीज हो गया, आपका अकाउंटेंसी तो कर रही है आपके सामने, इसे ले लीजिए। और जो लोग मुझसे पूछते हैं ना कि सर टीएस ग्रेवाल कर ली, डीके गोयल भी कर ली, वो और क्या करें, तो भाई क्या करें आप? एनसीईआरटी के इलस्ट्रेशन करिए। बेस्ट थिंग है। सीयूटी तैयार होगा, बोर्ड का पेपर तैयार होगा। बोर्ड का पेपर बनाने वाले व्यक्ति के सामने एनसीईआरटी रख दी जाती है और पिछले 2 साल के पेपर रख दिए जाते हैं, बस। उससे ज्यादा कुछ नहीं रखते, उसी से पेपर बनता है। उसी में ऊंचा नीचे चलते हैं। ठीक है जी। अकाउंटिंग पर शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल जो होगा वो कंपनी से रिलेटेड है। हम कंपनी के बारे में पहले पढ़ेंगे। जब कंपनी के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा सा, और ये आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, क्या लिखा है? कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज थर्ड स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तीसरी स्टेज कैसे है भाई, बताओ तो जरा मुझे। सोल प्रोप्राइटरशिप पहली, पार्टनरशिप दूसरी, और तीसरी कंपनी अकाउंट्स है। आपने बचपन में पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। अभी एडोलेसेंस में आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पार्टनरशिप के बारे में पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ, बहुत सारे लोग नहीं पढ़े हैं, वो पढ़ चुके हैं। और तीसरा जो बचता है वो है कंपनी अकाउंट्स। तो तरीका तो यही है, सीबीएसई ने बड़ा ढंग से फ्रेम करा उसको, बहुत सारे स्कूल में। अच्छा, फिर हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। कंपनी आपने पढ़ी नहीं, पार्टनरशिप आपकी हिली हुई है, थर्ड बुक पहली पूरी करा दी। तो आई गेट इंक्वायरी फ्रॉम अ स्टूडेंट, इधर नोएडा की किसी स्कूल का था। उसने सेकंड और थर्ड बुक कर रखी है। अब वो, हाँ, हमने फर्स्ट बुक कर रखी है। कोई मैच ही नहीं बनता। वो बेचारा कहीं कोचिंग ही ढूंढ पा रहा है, 1-to-1 जाएगा फिर। एनीवे, तो तीसरी स्टेप है, तीसरा फॉर्म ऑफ इवेल्यूशन है। इसके ऊपर का जो इवेल्यूशन का फॉर्म है वो अभी चल रहा है। अभी पता नहीं क्या, पता चला एआई देवता कोई चमत्कार कर दे तो कोई नया फॉर्म ऑफ बिजनेस निकल आएगा। अदरवाइज अभी तक तो इवेल्यूशन ही है। और कंपनी के इवोल्यूशन ये आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं वर्चुअल कंपनीज हैं आपकी। उबर के पास कोई कार का फ्लीट नहीं, लेकिन चल रहा है ना? फेसबुक के पास कुछ भी कंटेंट नहीं होता, लेकिन कंटेंट बेस पे चल रहा है ना? इंस्टाग्राम चल रहा है, आपका स्नैपचैट चल रहा है ना? टिकटॉक तो भाई साहब निकल गए यहाँ से, वरना क्या गदर था, है ना? ये भाई साहब अपना बनियान ऊपर करके टिकटॉक वीडियो बना रहे होते थे। चलो कोई बात नहीं। इस कैपिटल, अच्छा, इस कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पर्सन कॉल्ड शेयर होल्डर। क्या कहते हैं उनको? शेयर होल्डर कहते हैं। हु आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, बट नीदर इट इज पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ देम टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी नॉर कंसिडर डिजायरेबल। इसीलिए जो शेयर होल्डर होते हैं वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टर सिलेक्ट करते हैं। तो डायरेक्टर कौन होते हैं? जनरली जिनके पास मेजर स्टेक होल्डिंग होती है। और जो डायरेक्टर्स होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना एक बॉस चुनते हैं। वो बॉस कौन होगा? मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होगा? हाईएस्ट स्टेक होल्डिंग वाला बंदा। तो प्राइवेट कंपनी में तो क्या हो जाएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर। लेकिन सरकारी कंपनियां जिन्हें हम जैसे मान लो बैंकिंग कंपनी है, यहाँ क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। और यहाँ जो हाईएस्ट ऑफिशियल होगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव, जनरली एक आईएएस ऑफिसर होगा, या फिर बैंकिंग सर्विसेज का कोई सीनियर ऑफिशियल होगा। उसको जो पोजीशन मिलती है वो मिलती है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर इसलिए बोल रहे हैं उसको क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टेक होल्डिंग है उस बैंक में, जैसे पंजाब नेशनल बैंक का। पंजाब नेशनल बैंक का जो चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डेजिग्नेशन दिया जाता है। कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर डेजिग्नेशन दिया जाता है। मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिकेट्स कि कंपनी का असली मालिक ही है। किसी कंपनी में लिखा जाए ना एमडी, तो मतलब समझ लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हेड यही है। इससे बिना पत्ता नहीं हिलने वाला कंपनी के अंदर। सुप्रीम है वो बंदा। ठीक है जी। आगे बढ़े थोड़ा सा, क्या करते हैं, इलेक्ट अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। किसको इलेक्ट करते हैं वो लोग? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं। एंड टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। इनफैक्ट ऑल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर गवर्नड बाय द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कोई रजिस्टर हुई उसके बाद भी तो कंपनी मानी जाएगी, बट उससे पहले भी तो रजिस्टर कंपनी मानी जाएगी।
उत्तराखंड में क्या हुआ, उत्तराखंड हमारा नॉर्दर्न स्टेट है, वहां पर सरकार ने क्या कंपलसरी कर दिया कि शादी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया। ठीक है जी। अब समवन इज सिटीजन फ्रॉम उत्तराखंड और उसकी शादी, मतलब अभी 2024 में उसने कंपलसरी करा। ठीक है। पुरानी शादियों को भी रजिस्टर करना है भाई वहां पर। अब पुरानी शादियों को कैसे रजिस्टर करेंगे भाई? शादी का कार्ड लाओ। कौन रखता है बुरी आदत को अपने पास? फेंक देते हैं लोग तो कार्ड इधर उधर, है ना? वो किसी ने एल्बम में कई बार देखा ना, शादी की पुरानी एल्बम है, उनमें पहला फोटो में कार्ड ही की फोटो लेके रखी होती है। वो तो चल भी जाएगा। बड़ी दिक्कत हो रही है लोगों को। कुछ लोगों के यहाँ तो शादी क्या होती थी, जैसे मतलब वो कहाँ कोई कार्ड वार्ड बंटना था, कुछ नहीं बंटना था। और एक सिंपल सा ट्रेडिशन होता था। गुड़ होता था, गुड़ का एक बड़ा सा, उसे गुड़ का एक बड़ा सा छोटा सा पिज्जा साइज का गुड़ होता था। उसको काटा टुकड़ा और हर एक के घर में उसको भिजवा दिया और बोला कि बेटे की शादी है, आ जाना। खत्म, हो गया इनविटेशन। अब तुम ये बोलोगे कि गुड़ का बड़ा सा टुकड़ा लेके हमने शादी का इनविटेशन भिजवाया था। रजिस्ट्रार के पास बोलेंगे मुंह खोल आ, गुड़ उसके मुंह में डाल दिया। यही सबूत था भाई। सुनिए, यहाँ भी वही बात है कि कंपनीज एक्ट 2013 से पहले कोई भी एक्ट चलता था तो उसके अंदर जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं उनको भी माना जाएगा। अब जैसे हमारा जो सबसे पहला आईपीओ देश में आया था वो टाटा स्टील लेके आया था 1921 या 26 में। यानी कि कंपनी तो तब भी एग्जिस्ट करती थी। 1956 से पहले भी एक्ट था। तो ये कहता है कि कोई भी प्रिवेलिंग एक्ट बिफोर द बिफोर व्हाट बिफोर दिस कंपनीज एक्ट 2013 क्या लिख रहा है? अंडर द कंपनी एक्ट 2000 और अंडर एनी अदर अर्लियर कंपनीज एक्ट, तो उसको भी हम क्या मानेंगे? कंपनी ही मान के चलेंगे। तो एक बहुत पुराने चीफ जस्टिस मार्शल हुआ करते थे, फिरंगी थे ये, ब्रिटिश। हमारे देश ने सब कुछ कॉपी अंग्रेजों से किया था। कंपनीज एक्ट, इंडियन पीनल कोड होता था, वो सब सब अंग्रेज बना के गए थे। हमने तो अभी हमारा देखा होगा ना, हमारा जो है इंडियन पीनल कोड बदला, 2024 आया, लेकिन क्या है, सेक्शंस बदल दिए, ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई खास फर्क पड़ा नहीं उसके अंदर। चीफ जस्टिस मार्शल ने डेफिनेशन दी थी, कंपनी इज अ पर्सन, बोल रहा आर्टिफिशियल है, इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, एग्जिस्ट करता ओनली इन द आईज ऑफ लॉ, बीइंग मेयर क्रिएशन ऑफ लॉ, possesses only those properties which the charter of its creation confers upon it, either expressively or incidental to its very existence। मैं क्यों डेफिनेशन आपके साथ लेके चल रहा हूँ? सीयूटी में एक साल क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ कंपनी गिवन बाय चीफ जस्टिस मार्शल। हाँ, ये क्या हो गया? कौन जस्टिस मार्शल? तो भाई पढ़िए ना, एनसीईआरटी में दे रखी है ये। अब आपको ये डेफिनेशन मालूम हो और उसके बाद डेफिनेशन में दो तीन आइटम इधर उधर कर देंगे तो आपको ध्यान रहेगा। चार डेफिनेशन दे रखी होती हैं, चार में से मतलब तीन दे रखी होती हैं, मतलब तीन डेफिनेशन में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन गिवन बाय जस्टिस मार्शल ऑफ अ कंपनी, कौन सी है इनमें से? तीन गलत दे रखी होगी, एक ठीक दे रखी होगी, काम बन जाता है। ऐसा चलता है काम। कंपनी यूजुअली रेजेस कैपिटल फ्रॉम द शेयर्स कॉल्ड शेयर कैपिटल। ठीक है जी, शेयर कैपिटल कहलाता है। और डिवेंचर यानी कि डेट कैपिटल भी कहलाता है ना? अब जरा समझना फर्क, इस एक लाइन से इतना बड़ा फर्क पड़ता है, वो आप देखिए जरा यहाँ पर। लेट मी कंप्लीट। हमने बोला एसेट्स, हमने बोला एसेट्स इज इक्वल टू किसके बराबर? कैपिटल प्लस किसके बराबर बोला? लायबिलिटीज के बराबर बोला, लायबिलिटीज ऐसे बोला। और ये लायबिलिटीज में दो तरह की, नॉन करंट लायबिलिटी और क्या बोला, करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी को क्या बोलते हैं हम लोग? डेट बोलते हैं, डेट। ठीक है जी। ऐसी एसेट्स में दो तरह की कैटेगरी में बढ़े, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स बोला। ठीक है। जब आप पार्टनरशिप पढ़ते हैं, पार्टनरशिप, तो क्या बोला गया आपसे? कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड ये होगा, कैपिटल होगी प्लस क्या होंगे भाई? करंट अकाउंट होगा, करंट अकाउंट याद है सबको। प्लस क्या होंगे? रिजर्व्स होंगे, रिजर्व्स। कौन से वाले? फ्री, फ्री रिजर्व्स होंगे। ठीक है। प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे, होगा ना? माइनस क्या होगा? सक्रीशियस, सक्रीशियस एसेट्स माइनस होगा। ये बोला। हाँ, ओल्ड गुडविल भी हम माइनस, ओल्ड गुडविल यहाँ पर चली आएगी, ऐसे करके होगा। हो गया, बन गया। पार्टनरशिप में ऐसे ही करते थे। पार्टनरशिप में ये तो लायबिलिटी साइड अप्रोच हो गई। एसेट्स साइड अप्रोच क्या होती थी? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज एक्सटर्नल वाली। कंपनीज एक्ट तो कहानी कुछ और कह रहा है। वो क्या कह रहा है कि आपकी क्या होगी? कैपिटल क्या होगी? इसको मिलाकर कंपनीज एक्ट में क्या बोलते हैं? इसको नाम देते हैं शेयर होल्डर्स फंड। क्या बोलते हैं इसको?
शेयर होल्डर्स फंड। जब मैं कंपनी की बात करूंगा तो इसे शेयर होल्डर्स फंड बोलते हैं। ये तो पैसा ओनर ने लगाया, और इसको क्या बोलते हैं, ये मिला के इसको क्या बोलते हैं, डेट। तो जब मैं कंपनीज एक्ट की बात करूंगा, तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड होगी वो कैसे बनेगी, वो इसको मिला के बनेगी। ये मिला के, ये गुडविल के नोट्स में मैंने लिखवाया था, आपको याद है? इन केस ऑफ अ कंपनी कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी व्हाट, शेयर होल्डर फंड प्लस डेट, यानी कि लॉन्ग टर्म डेट। यानी कि लाइबिलिटी साइड अप्रोच से अगर मैं शेयर होल्डर फंड कैपिटल एम्प्लॉयड निकालूंगा तो क्या करूंगा, ये निकालूंगा, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व, सरप्लस, है ना, फिक्टिशियस माइनस कर दूंगा, और क्या करूंगा उसके साथ, लॉन्ग टर्म डेट जोड़ दूंगा। जुड़ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड बन गया। एसेट साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी, टोटल एसेट्स माइनस सिर्फ करंट लायबिलिटी, टोटल एसेट्स माइनस सिर्फ क्या, करंट लायबिलिटी। ये फर्क है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का पार्टनरशिप में और किसमें, कंपनीज एक्ट में। और क्यों हो रहा है ऐसा, ये हमारी लाइन साफ साफ कहती है कि कंपनी की कैपिटल क्या होगी, ओनर के फंड होंगे, और लॉन्ग टर्म बोरोड फंड भी कैपिटल एम्प्लॉयड ही माने जाएंगे। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ किसके फंड, ओनर्स फंड, बोरोड फंड, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म किनारे रख दिए जाते हैं। ये ध्यान रखना है। इस पर पिछले साल कंपार्टमेंट में क्वेश्चन आया था, एक बच्चा गलत करके, बच्चे ने लिखा था, उसने चैलेंज भी किया था। अब हमारे सेंटर से गया था, और चैलेंज करने के बाद हमारे पास ही आया। ठीक है। और वो बड़ा क्लियरली फिर हमने उसके नोट में, कमेंट में लिखा था कि इन केस ऑफ पार्टनरशिप कैपिटल एम्प्लॉयड इज व्हाट, सिर्फ क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, सिर्फ सिर्फ ओनर्स की कैपिटल है, लॉन्ग टर्म डेट वगैरह कंट्रोल नहीं होते हैं। वो बच्चा अपने हिसाब से ठीक चल रहा था, उसने तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यही पढ़ा था, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू व्हाट, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, जबकि होना चाहिए था टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल। वही गलती हो गई उससे, 3 नंबर का क्वेश्चन खराब हो गया उसका, उसी को चैलेंज किया था उसने। एनीवे, चले आगे। अब आ जाइए फीचर्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी की फीचर्स क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी फीचर्स होती हैं? इस पर भी कई बार विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ कंपनी। हाँ बोला तो मैंने, और मैंने क्या बोला, मैंने ये तो बोला कंपनी के केस में कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, या फिर नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। नॉन करंट एसेट्स ये, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, वैसे ही बनता है। तो रेशियो एनालिसिस की तैयारी कर रहे हैं हम साथ साथ, वहाँ यही फॉर्मूले आते हैं, लोग रटते हैं रेशियो एनालिसिस में। 95%, 97% टीचर बोलता है बेटा रेशियो रट लो, काम हो जाएगा। मैं तो बोलूंगा नहीं रट लो, मैं तो बोलूंगा सीख लिया, और उम्र भर के लिए याद रहेगा वो, ऐसा करेंगे हम लोग। दिस इज फाइन। और आगे चलते हैं हम। Company may be viewed as an association of person contribute money or money's worth on a common inventory and use it for a common purpose. It is an artificial person having corporate legal entity. बहुत सारी चीजें बोली हैं, आगे नीचे देखते हैं क्या है। यहाँ जाते हैं। कंपनी की फीचर्स में सबसे पहले फीचर क्या है, ये बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट होता है रजिस्टर्ड अंडर एनी प्रिवेलिंग एक्ट इन द कंपनी, इन द कंट्री, उसे बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं। ठीक है। बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज में, कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको यहाँ भी पढ़ाया था। नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पार्टनरशिप, और क्या होती है, और सोल प्रोप्राइटरशिप। कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑनरशिप क्या होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, प्राइवेट पब्लिक दोनों। रीजन क्या है, इन केस ऑफ कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ मेंबर्स या शेयर होल्डर मे नॉट बी, कैन नॉट बी यूटिलाइज टू पे ऑफ फॉर्म्स डेट। लेकिन कॉर्पोरेट फॉर्म, नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म में क्या होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलो या क्या बोलो, पार्टनरशिप, पर्सनल प्रॉपर्टी यूटिलाइज हो जाती है until unless it is a limited liability partnership firm। आइए देखें तो क्या बोल रहा है। अब एक और चीज समझना, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ लॉ एनफोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, जनरली इन इंडिया कंपनीज आर फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट एक्सेप्ट बैंकिंग कंपनीज। कंपनीज एक्ट 2013 बैंकिंग कंपनीज पे नहीं चलता, ये भी क्वेश्चन बन गया सीयूटी के लिए। ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी, और ये क्या, बैंकिंग कंपनीज। आपने तो पढ़ा ही नहीं कभी बैंकिंग कंपनीज होता है, आज तो पढ़ लिया। बैंकिंग कंपनीज जो होती है उसे कंपनीज एक्ट के अंदर हम रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, बैंकिंग कंपनी के लिए अलग एक्ट होते हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है, वो पार्लियामेंट में पास करके बनाया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलग से, वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। इंडियन रेलवे है, उनके लिए अलग से एक्ट बनता है, इंडियन रेलवे का रूल रेगुलेशन ही अलग है। तो बैंकिंग सेक्टर के लिए बिल्कुल अलग है।
कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं मांगते। हालांकि कंपनी, बैंकिंग कंपनी बोला जाता है उनको, एनबीएफसी भी बोला जाता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज भी बोला जाता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन किसके हिसाब से होगा? कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं होगा, अलग तरह का रूल रेगुलेशन चलता है। और बैंकिंग कंपनी का एनालिसिस भी बिल्कुल अलग तरह से होता है। उसकी रेशोज अलग तरह की होती हैं। उनकी रेशो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस प्रोवाइडर कंपनी की तरह नहीं होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे सिलेबस में बैंकिंग कंपनी का एनालिसिस नहीं है, जनरल कंपनी का एनालिसिस है। ठीक है जी। सेपरेट लीगल एंटिटी बोल दिया। ओनर और उसका बिजनेस, यानी कि कंपनी और कंपनी के शेयर होल्डर, ये दोनों क्या माने जाएंगे? सेपरेट लीगल एंटिटीज माने जाएंगे। ठीक है जी। फिर थोड़ा आगे चले। लिमिटेड लायबिलिटी। इंडिया के अंदर अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो क्या माना जाएगा? देखा, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। मान लो आपने किसी कंपनी के कितने शेयर खरीदे? आपने किसी कंपनी के मान लो 1,000 शेयर्स खरीदे। एक शेयर की वैल्यू 10 रुपया थी। ठीक है जी। टोटल पैसा कितना आपने देना था कंपनी को? 10,000 रुपीज देना था। लेकिन आपने क्या किया, कंपनी ने 1,000 इंटू 8 रुपए के हिसाब से आपसे 8,000 रुपये मंगवा लिया। अभी कितना पैसा आपको कंपनी को देना है? 2,000। तो अगर कंपनी कभी लॉस में गई, कंपनी कभी बर्बाद हुई, कंपनी का कभी बैंड बजा, तो क्या होगा? वो आपसे कितना पैसे रिकवर कर सकते हैं? सिर्फ अनपेड अमाउंट। अब व्हाट इज अनपेड अमाउंट? अनपेड अमाउंट, अनपेड अमाउंट कितना है? 2,000 रुपया। बस। आपकी लाइबिलिटी टुवर्ड्स कंपनी इज डेट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स। लेकिन अगर आपने पूरा 10,000 भर रखा है, एक पैसे का आपसे हिसाब किताब नहीं किया जाएगा, कंपनी अपने आप भुगतेगी उस लॉस को, आपसे नहीं मंगवाया जाएगा वो। ठीक है। इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अब जाके क्या हो सकता है कि अगर आपने बोल रखा है कि कंपनी जब वाइंड अप होगी तो मैं 10 करोड़ की गारंटी देता हूँ, 20 करोड़ की गारंटी देता हूँ, तो शायद आपका वो जो गारंटी वाला अमाउंट है वो आपको भरना पड़ेगा, उसके बियॉन्ड आपको एक पैसा नहीं भरना पड़ेगा। अभी कंपनी की टाइप पढ़ेंगे ना तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी पढ़ेंगे। दिस इज लिमिटेड लायबिलिटी। अब बारी आई परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन किसे कहते हैं भाई? कि कंपनी जो होती है ना, के शेयर होल्डर के मरने से कभी कंपनी क्या होगा? बंद नहीं होगी। एक शेयर होल्डर भी जिंदा रहेगा तो कंपनी क्या रहेगी? चलती चली जाएगी। किसी के मरने से, किसी के इंसॉल्वेंट होने से, लूनेटिक होने से, इंसेन होने से, कोमा में चले जाने से कंपनी बंद नहीं होती है। डिसोल्यूशन में मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया था इसके बारे में। तो देखें क्या है ये। कंपनी बीइंग आर्टिफिशियल पर्सन created by law continues to exist irrespective of the change in its membership. Company can be terminated only through the law. The death, insanity, or insolvency of any member of the company in no way affects the existence of the company. Members may go, members can come, company will remain intact। है ना जी? ठीक है। रोचेस्टर फैमिली के बारे में मैंने कहा था पढ़ना, जरा मैंने बचपन में भी बताया था आपको। दुनिया का सबसे अमीर आदमी किसको बोलते हैं आज की डेट में? एलोन मस्क को, बिल गेट्स को। बदलते रहते हैं लोग अपना है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सबसे अमीर कोई है तो रॉचेस्टर फैमिली है। न्यूयॉर्क में रहती है। बहुत लो प्रोफाइल है। ठीक है, ज्यूइश फैमिली है। पूरे जर्मन बेस्ड है ये लोग। पूरे वर्ल्ड के बैंकिंग सिस्टम पे इन्हीं का कब्जा है। पूरे वर्ल्ड के शिपिंग पे इन्हीं का कब्जा है। ठीक है। रोचेस्टर फैमिली, नेट पे सर्च करके देखेंगे आपको पता चलेगा। ठीक है। तो ऑफिशियल सक्सेशन की बात जब हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो कंपनी के किसी मेंबर के मरने से कंपनी कभी बंद नहीं होती है। फिर बारी आती है कॉमन सील। कॉमन सील का सिंपल सा एग्जांपल मैं बताता हूँ। अपना क्लास 10 का सर्टिफिकेट घर जाके देखना, अगर आपने 10th पास करी हो तो। करिए किसी ने? करी होगी ना 10th पास तो। क्लास 10 का सर्टिफिकेट देखेंगे, बैक साइड में आपको अपने प्रिंसिपल का सिग्नेचर, उनकी प्रिंसिपल की स्टैम्प और एक गोल सी स्टैम्प लगी होगी। वो गोल सी स्टैम्प उसे कहते हैं स्कूल सील। क्या बोलते हैं उसको? स्कूल की सील कहते हैं उसको। स्कूल के कोई भी डॉक्यूमेंट होंगे, और जब तक वो नहीं लगेगा उस पर, तब तक वो इनवैलिड है। आपका 10th का सर्टिफिकेट अगर प्रिंसिपल का सिग्नेचर नहीं है, प्रिंसिपल के स्टैंप नहीं है, और वो सील नहीं है, तो रद्दी का टुकड़ा है। ठीक है। उसे जला के क्या करो, अंगीठी सुलगा लो और भुट्टा भुनो उसके ऊपर। बेकार है। घर जाके देख लेना। कई बार क्लेरिकल मिस्टेक होती है और बाद में पता चलता है अबे तो वैलिड ही नहीं है। सीबीएसई से वो कागज छप के आएगा, लेकिन आपके स्कूल की ग्रीन स्टैंप लगेगी प्रिंसिपल की, उसमें ब्लू स्टैंप प्रिंसिपल की, ग्रीन सिग्नेचर प्रिंसिपल के, और एक गोल्ड स्टैंप लगेगी स्कूल सील। वो कॉमन सील है। ऐसे ही यहाँ क्या होता है, कंपनी के लिए होता है। कंपनी तो आर्टिफिशियल है भाई। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, ये केस फाइल कर सकती है, इसके ऊपर मुकदमा हो सकता है, ये इनकम टैक्स रिटर्न भरती है। तो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव सीएफओ साइन करेगा और क्या लगाएगा? सील लगाएगा। ठीक है। सील लगाएगा। अच्छा, अब जरा देखें जरा। आई जस्ट शो यू हियर।
अब आप देखिए जरा यहाँ पर आपको दिखता है। कहाँ चला गया भाई? हाँ, नहीं देखिएगा इसमें आपको। आ, इसको मैं अगर बोलूँ आपको, अब हमने ये एनुअल रिपोर्ट्स बोली हम लोगों ने यहाँ पर। अब जैसे फाइनेंशियल रिजल्ट्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, कंसोलिडेटेड नहीं, ये तो नहीं दिखेगा हमें एनुअल रिपोर्ट में। अगर आप देखेंगे कभी यहाँ पर, इसमें दिखेगा स्लाइड्स। ये रहा, ये है एनुअल रिपोर्ट। मुझे पहला पेज दिखाना है सिर्फ आपको, अगर दिख जाए तो। अरे नहीं, डाउनलोड करना है यार। कहाँ है पहला पेज? नहीं, जहाँ जहाँ पर वो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर हुए आते हैं वो, ये जगह है। ये वाला पेज यहाँ पर दिखेगा, इस जगह पे। यहाँ पर दिखेगा आपको। दिख रहे हैं सारे ये सब इस जगह पे। इस जगह पे ये क्योंकि पीडीएफ बना रखा है इस जगह पे। यहाँ पर एक कंपनी की सील लगती है। ठीक है। ये कौन है? कंपनी सेक्रेटरी, ऑडिटर्स हैं ये, ऑडिटर्स हैं ये वाले। जो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट होती है उस पर स्टैम्प और सील लगती है। वो विजिबल नहीं है क्योंकि पीडीएफ उन्होंने डाउनलोड करके डाला हुआ है। ओरिजिनल कॉपी नहीं है। जो कंपनी की ओरिजिनल कॉपी बनती है उस पर सील लगती है उनकी। एनीवे, छोड़ दीजिए इसको। हम लोग, ठीक है जी, आगे चलते हैं। कॉमन सील इज ओके विद एवरीबॉडी। कॉमन सील क्या होती है? ये क्या होते हैं? सिग्नेचर होते हैं किसी कंपनी के, ठीक है। और क्या लिखा रहता है? एनी डॉक्यूमेंट विच डजंट कैरी कॉमन सील ऑफ द कंपनी इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। सील नहीं लगी है तो क्या कहलाएगा? वो बेकार कहलाएगा, ठीक है। पुराने जमाने में क्या होता था, राजा लोग जो होते थे उनकी राज मुद्रिका होती थी, अंगूठी। ठीक है जी। अब जैसे मान लो हमारा, ठीक है, ये राजा है, गोंदपुर के राजा हैं ये, मान लो। ठीक है। ये अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए क्या ना, कंबल ओढ़ के चले गए चुपचाप से। गांव के लोगों ने चोर समझ के ढूंढ दिया इन्हें। गांव में जो चौकीदार होता था, शहर का कोतवाल होता था, और जो जज वगैरह होते थे, इन सबको मालूम होता था राजा की एक ही स्टैंप होती थी, राजा की एक सील होती थी। उसको राजमुद्रिका बोलते थे बस। तो राजा के हाथ में रहती, राजा मर जाता था, उसे निकाल लिया जाता था। उसके राजकुमार को अगर उंगली में आ गया तो आ गया, नहीं तो उसके गला के दूसरी बनाई जाती थी, और मंत्रोच्चारण के साथ उसके हाथ में पहनाई जाती थी। ठीक है। अब जयपुर के एक राजा थे, मोटे राजा, ओ बड़े, इतने बड़े मोटे राजा। उनकी एक उंगली इतनी मोटी थी। ठीक है। भैंस के संकल वाली जंजीर होती है ना, ऐसी उनकी अंगूठी थी। जब वो मरे तो ऐसी चार पांच अंगूठियां बन गई। तो सक्सेसर को नई अंगूठी राजमुद्रिका कहते थे उसको, ठीक है जी। अब वो जो राजमुद्रिका पहनते थे, अब ये टुकड़े होते थे, फिर ये अपना हाथ ऐसे करते थे, और भाई सब खड़े। जी हुजूर, हुजूर गलती हो गई। राजा की पहचान राजमुद्रिका से होती थी, है ना। जैसे आपने देखा ना, सीबीआई वाला अपना कार्ड निकालता है, बॉलीवुड की मूवी में वो अपना वो स्टार्ट शेप का बिल्ला दिखाता है, आई एम शेरिफ ऐसा करके, वैसा करके चलता था। अभिज्ञान शकुंतलम सुना होगा ना किसी ने? अभिज्ञान शकुंतलम क्या होता था? नहीं सुना किसी ने? राजा भरत के पापा थे। ठीक है। अब कभी घर जाके देखना, अभिज्ञान, उसमें सारा चक्कर ही अंगूठी का था। शकुंतला से प्रेम हो जाता है उनको, कहानी सुनिए। वो अंगूठी दे जाते हैं अपनी, अंगूठी उसकी पानी में गिर जाती है, राजा भूल जाता है। फिर एक मछुआरा उस पकड़ के लाता है, अंगूठी जब मछली काटी जाती है उसके पेट से अंगूठी निकलती है, राजा की मुद्रिका, वो राजमुद्रिका। यहाँ क्या कहलाती है? कॉमन सील कहलाती है। दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। अब बारी आई क्या? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ये भी फीचर है। इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होगा, लेकिन इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स नहीं होगा। 1% कंपनी के केस में भी ट्रांसफरेबल शेयर्स नहीं होगा, और होगा तो प्रिस्क्राइब्ड मैनर से होगा, है ना, ऐसा करके। और मे स्यू एंड मे बी स्यू, कंपनी मुकदमा भी कर सकती है और उसके ऊपर मुकदमा भी हो सकता है, क्योंकि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है वो। प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में 200 से ज्यादा मेंबर नहीं होते, उनके शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते हम लोग। वैसे चलता है, ठीक है। अब आया टाइप्स ऑफ कंपनीज। ठीक है जी। अलग अलग तरह की टाइप्स ऑफ कंपनीज, कुछ टाइप्स यहाँ है, कुछ मैं आपको अलग से बताऊंगा जो सिलेबस में नहीं दे रखी है। यहाँ ये कह रहा है क्या? कंपनी कैन बी क्लासिफाइड इधर ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। दो तरह से, एक तरह से ये और दूसरे तरह से ये क्लासीफाई किया जाता है।
पहले क्लासिफिकेशन आपको क्या दिया जा रहा है? पहला क्लासिफिकेशन किसके हिसाब से दिया जा रहा है? कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है। लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब ये है कि ईच एंड एवरी मेंबर इज लायबल टू द अनपेड डेट ऑफ द कंपनी टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स। अभी बताया था अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स। ऐसी कंपनियां क्या कहलाती है? लिमिटेड लायबिलिटी। ऐसी कहलाती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कहलाती है। क्या लिखा है? लायबिलिटी ऑफ इट मेंबर्स टू limited to the extent of the nominal value of shares held by them. If a member has paid the full amount of shares, then no liability or his part, whatever so may be, or for the debts of the company, he needs not to pay a single paise from the private property. However, if there is क्या कहता है ये? Any liability involved, it can be enforced during the existence of the company as well as during the winding up. उसका लाइबिलिटी पे हो गई, ठीक है जी। बाकी कंपनी की वैसी लाइबिलिटी है, उसकी लाइफ टाइम है, उसके बंद होने पे पे करी जा सकती है। वो जैसे डिसोल्यूशन का प्रोसेस होता है उसी तरह से चलता है। दूसरी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है जी। क्या है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है जी। मान लो मैं, है ना, चांद भाई, अगर मैं क्या बोलूं कि कंपनी खोलना शुरू करूं, तुम में से गारंटी, तुम में से एक बंदा भी मेरी कंपनी का एक शेयर नहीं खरीदा है, भाई क्या फटीचर मास्टर इसी कंपनी के शेयर खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। ठीक है। बट आई एम मेकिंग यू विजुअलाइज द सिनारियो। मेरे पड़ोस में धोनी भाई साहब आके कहते हैं, "अरे, राणा जी की कंपनी के शेयर खरीद लीजिए।" ठीक है। कपिल देव आते हैं, राणा पाजी का तो जवाब ही नहीं है कुछ। ठीक है। मैं कहता हूँ, पाया लागू सर, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लेसिंग बनी रहे। उसके बाद मोटा भाई आते हैं, अमित शाह जी, कहते हैं इसकी कंपनी के शेयर खरीदो। मुकेश अंबानी कहते हैं, ये है उभरता हुआ सितारा, इसी कंपनी के, क्या बढ़िया बोल रहा हूँ अपने बारे में, इसी कंपनी के शेयर खरीदो। ठीक है। अब वो कह रहे हैं उभरता हुआ सितारा, हम तो दगे हुए कारतूस हैं, फायर्ड बुलेट है हम तो। ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं। अब आप सोचिए, बाबा रामदेव आके कहते हैं इसकी कंपनी के शेयर खरीदो, है ना, बाबा रामदेव भी आके बोल रहे हैं। एलोन मस्क आके कह रहे हैं, "अरे, राणा की कंपनी का शेयर खरीदो।" अब आप सोचो, क्या मार्केट में क्या हवा बहेगी? पता नहीं कौन तूफानी बंदा आया है भाई। मस्क से लेकर ये से लेकर वो सब इंडियन टाइकून सब आके क्या करें, इसी कंपनी के शेयर पे, तो डेफिनेटली माई कंपनी विल फ्लोट। है ना। अब सिर्फ इनके बोलने से काम नहीं चलता। धोनी कहते हैं कि अगर मिस्टर राणा की कंपनी इंसॉल्वेंट हुई तो 200 करोड़ मेरी तरफ से। एलोन मस्क कहता है 2000 करोड़ मेरी तरफ से। मुकेश अंबानी कहते हैं 1000 करोड़ मेरी तरफ से। मोटा भाई कहता है सारा पैसा मेरी तरफ से, दिक्कत क्या है? समझिए। तो क्या किया इन लोगों ने? दे ऑफर अ गारंटी फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ माई कंपनी। ऐसी कंपनियां क्या कहलाती है? लिमिटेड बाय गारंटी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? लिमिटेड बाय गारंटी, वेयर मेंबर गिव्स अ गारंटी, मिनिमम गारंटी। ये प्रॉफिट वाली गारंटी नहीं है। क्या गारंटी देते हैं कि भाई इस कंपनी के वाइंडिंग अप पे इतना पैसा, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ कम से कम हम देंगे ही देंगे। उसे कहते हैं क्या? लिमिटेड बाय गारंटी। नाउ इन केस ऑफ वाइंडिंग अप क्या होगा? द पर्सन हु गिव्स गारंटी, वो रायबल है क्या किस काम के लिए? वो अमाउंट जो पेंडिंग है उसको पे करने के लिए। तो ये लिखा है क्या? अगली कंपनी कौन सी बोली हम लोगों ने? company limited by guarantee. In this case, liability of its members limited to the amount they undertake to contribute in the event of the company being wound up. The liability of the members will arise only in the event of winding up, वरना कोई हद नहीं। को मालूम है, सुब्रत रॉय सहारा जो तिहाड़ जेल में मर गए, सारा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक, सारा एयरलाइंस, सारा न्यूज़पेपर, सारा की एक वैली थी कलकत्ता की तरफ, उन्होंने वैली बनाई थी, एम्बे वैली कुछ ऐसे करके बनाई थी, सब खंडर हो गए। ठीक है। उसका कसूर क्या था? उसमें से लोगों से पैसे चिटफंड के रूप में दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बताओ पैसा किसका है। और पता है, ईगोइस्टिक बंदा, सेबी ने उससे पूछा कि पेपर लाओ। भाई ने 4 ट्रक पेपर सेबी के हेडक्वार्टर में पहुंचा दिए, 4 ट्रक पेपर भर के, पहले ढूंढ लो अपने आप। अब तुम रेगुलेटर के साथ पंगा लोगे तो फंसोगे, जेल से बाहर ही नहीं आने दिया। सुप्रीम कोर्ट मामला चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है भाई, हम मानते हैं तुमने ईमानदारी करी, तुमने गरीब, लेकिन ये तो बताओ पैसा आया कहाँ से? 20,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया था? सुब्रत रॉय सहारा उसका जवाब नहीं दे पाया सुप्रीम कोर्ट में। उसने कहा कि मैं जिनका पैसा लाया मैं वापस करूंगा। कह रहे ठीक है, नाम, एड्रेस, फोन नंबर, आधार कार्ड कुछ तो लाओ उनकी। लाओ, कहाँ है वो 20,000 करोड़ कहाँ से आया तुम्हारे पास? कह रहा मैंने लोगों से लिया। कह रहा कौन है वो लोग बताओ। तो 2 ट्रक कागज पकड़ा दिया उसको, सेबी को। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से बोला माई बाप, ये तो 2 करोड़, 2 ट्रक, 4 ट्रक कागज लेके आया। अरे क्या, इसका क्या करेंगे कागज का? एक एक आदमी का आइडेंटिफाई करके बताओ किससे प्रिसाइजली कितना पैसा लिया। जवाब नहीं दे पाया। सुप्रीम कोर्ट ने जेल से बाहर नहीं जाने दिया। पड़ गया वही। जेल कोई बहुत अच्छी जगह थोड़ी होती है। 2 बार गया हूं मैं जेल। मतलब वैसे नहीं गया, मतलब विजिट पे गया 2 बार जेल में। एक बार किसी से मिलना था, और एक बार एक मैं
गया किसी जेल में तो पता चला कि एक बच्चे के फादर वहां के सुपरिंटेंडेंट निकला है, कि ले जाओ राणा साहब जेल घूम के आओ। तब मैं देखने गया था। नॉट अ नाइस प्लेस टू स्टे। दिखने में बाहर से बड़ा अच्छा अच्छा लगता है, ठीक है, दोपहर में तो ठीक है, जैसी रात होती है तब समझ में आता है क्या गड़बड़ है। मतलब जेल की कहानी मैं कभी आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन यहाँ देखिए पहले तो मतलब कि दुआ करो कि कभी जेल ना जाना पड़े। अब आई तीसरी क्या, अनलिमिटेड कंपनीज। अनलिमिटेड कंपनीज ध्यान रखना जरा यहाँ पर। ये वो कंपनी है, ध्यान से सुनना, when there is no limit on the liability of its members, the company is called unlimited liability company। यहाँ हर मेंबर की लायबिलिटी क्या अनलिमिटेड है। बट थैंकफुली हमारे देश में कंपनियां चलती नहीं है। क्या लिखा है, सच काइंड ऑफ कंपनीज आर नॉट नॉट सच कंपनीज आर नॉट फाउंड इन इंडिया इवन दो परमिटेड बाय कंपनीज एक्ट। हमारे कंपनीज एक्ट में परमिट है ये, लेकिन हमारे देश में बनाई नहीं जाती है। रजिस्ट्रार और कंपनी पहले ही कह देगा यार तू मत कर ऐसा काम। पार्टनरशिप में इसमें फर्क क्या रहा, नहीं बनाई जाती। तो क्या बोली हमने, क्या कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब शेयर लिमिटेड है, लिमिटेड बाय शेयर्स अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स है। दूसरा हमने बोला लिमिटेड बाय गारंटी। और तीसरा बोला हम लोगों ने क्या, अनलिमिटेड कंपनीज वेयर द लायबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर इज अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी। थोड़ा और आगे चलते हैं। अब कंपनी आती है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप। पहली कंपनी आपके पास आती है क्या, पब्लिक कंपनी। और देखो कानून क्या मजाक करता है। पब्लिक कंपनी कौन सी है, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। लड़का कौन जो लड़की नहीं है, स्त्री कौन जो पुरुष नहीं है ना, अविवाहित कौन जो विवाहित नहीं है, ऐसा, है ना, ये। लेकिन अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है। वो कंपनी जो बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अच्छा मुझे बताइए, शेयर कैपिटल का जन्म कौन से डॉक्यूमेंट से होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से। उसमें भी किसमें से, कैपिटल क्लॉज से या सब्सक्रिप्शन क्लॉज से, वहां से शुरुआत होती है इसकी। तो वो उसके जन्म स्थली है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं, रूल रेगुलेशन टू गवर्न द कंपनी, ऐसा चलता है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2% होने चाहिए, एक्सेप्ट इन केस ऑफ अ 1% कंपनी, दो। एंड लिमिट टू द नंबर ऑफ इट मेंबर इज 200 एक्सक्लूडिंग द एम्प्लॉयज। अब ये एम्प्लॉय एक्सक्लूड क्यों है जरा मैं बताऊं। आपकी कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज को ESOP देती है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान देती है। तुम 5 साल काम करके तुम्हें कितने शेयर देंगे, 10 साल कर दिए इतने शेयर देंगे। तो वो भी तो फिर ओनर ही है। साफ साफ कहते हैं कि जो एम्प्लॉय को शेयर दिए ना, 10,000 एम्प्लॉय हैं तुम्हारे, सबको दो दो शेयर दिए तो 20,000 शेयर, उनको नहीं काउंट करना इसमें, मेंबर में नहीं काउंट करना उनको। मेंबर तो वो होंगे जिनके नाम ओरिजिनली कंपनी के इंसेप्शन के टाइम पे लगाए गए थे वो लोग, फॉर्मेशन ऑफ, हाँ वो वाले लोग। बाकी भी मेंबर होते हैं, लेकिन बाकी मान लो कोई ओरिजिनल मेंबर था, उसने अपने शेयर किसी को बेच दिए, ठीक है, ड्यू रिस्पेक्ट। या मान लो 50 लोगों के पास शेयर थे, 5 लोग कहते हैं कि हम नहीं रहना चाहते, तो जो एग्जिस्टिंग 45 को शेयर बेच दिए ऐसे। लेकिन उसमें एम्प्लॉय शामिल नहीं होंगे, ये साफ साफ बोल रहा है, ठीक है। फिर बारी आती है 1% कंपनी, ठीक है, ध्यान से समझना जरा इसका बड़ा अच्छा सा एनेक्डोट हमारे पास है, पहले समझ लेते हैं क्या। सेक्शन 2 बड़ा ध्यान रखना, कंपनीज एक्ट 2013 से ये डिफाइन करता है 1% कंपनी विच हैज ओनली 1% एज अ मेंबर। रूल 3 कंपनीज इन कॉर्पोरेशन रूल 2014 क्या बोलता है, ओनली अ नेचुरल पर्सन कैन बी अ और इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया कैन फॉर्म अ 1% कंपनी। यानी कि हमारे जो खिलाड़ी भाई है ना अक्षय कुमार, वो तो बना ही नहीं सकते ऐसे। वो कनेडियन सिटीजन है भाई, कनाडा का है वो, वहां का सिटीजन है वो, हिंदुस्तानी थोड़े है वो। बातें बड़ी बड़ी करते हैं। इट कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंस का इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, वो नहीं कर सकते हैं। मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज को ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। इसकी पेड अप कैपिटल जो है 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसके 3 साल का एवरेज टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर इससे कोई भी कंडीशन बियॉन्ड चली जाती है तो फिर वो प्राइवेट कंपनी बन जाएंगे, ऐसा इसको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती थी, कंपनीज एक्ट में क्या होता है, जो कंपनीज होते हैं एन्यूमरस फैसिलिटीज मिलती है, टैक्स हॉलिडेज मिलते हैं, बहुत बेनिफिट देती है सरकार। लोन फैसिलिटी, फंड फैसिलिटी, स्पेशलाइज कंसल्टेंसी फैसिलिटीज सब देती है। अब ये फैसिलिटीज भाई पार्टनरशिप में सोल प्रोप्राइटरशिप पे कैसे जाए, सरकार ने उसका उपाय निकाला 1% कंपनी। इस तो मैंने बोला ना आपसे, सुनो सुनो। फिर कंपनीज एक्ट वाले जो होते हैं ना, कॉर्पोरेट मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, उनको बोलते हैं भाई अपना स्टेटस बदलो, अप्लाई करो। नहीं अप्लाई करोगे तो फिर दो लेने पड़ेंगे ऊपर वाली कंडीशन जाने के लिए ना, वो दो लेने पड़ेंगे।
ऊपर बोला ना हमने, ये वाली कंडीशन देखो, मिनिमम कितना होना चाहिए, 2% होना चाहिए ना। फिर ओबीसी का स्टेटस चेंज करेंगे, उनको बोलेंगे करिए आप, ऐसा आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ये हो गया कौन से आपके पास, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, और कौन सी हो गई आपके 1% कंपनी हो गई। ठीक है। एक और कंपनी होती थी जिसे कहते थे चार्टर्ड कंपनीज, क्या कहते थे उसे, चार्टर्ड कंपनीज। तो मैं दिखा रहा हूँ आपके सामने। हाँ जी। आह, ओ भाई साहब देखो, कौन है ये, कौन सी कंपनी बताओ। ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कंपनी जिसने भारत में मतलब जिसने नवाब सिराजुद्दौला की ऐसी तैसी फेर कर अपना साम्राज्य बड़ा करा। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज देखना जरा। ए भाई साहब, कौन, ये अब हमारी कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक कौन है, एक हिंदुस्तानी आदमी है। ये कब हुआ, अभी शायद कुछ कुछ साल पहले हुआ था। कैसे भारतीय बना ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक, ये भाई साहब हैं ये, देख रहे हो, देखो वहां पर। वो सबसे एक्सेशन संधियां ले रहे हैं, झांसी की रानी को इन्होंने बर्बाद करा, इंडियन प्रिंसली स्टेट को बर्बाद किया इन्होंने, पूरे देश को कब्जे में किया। ड्राउट, फेमाइन। ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किसने, कटसी बाई ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक कौन है, अब एक भारतीय है। ठीक है। और आप जानकर हैरानी होगी, ईस्ट इंडिया, ये देखो, ये रहा ईस्ट इंडिया, ये क्या थी, बाय रॉयल चार्टर ऑफ क्वीन विक्टोरिया जो थी, उसके रॉयल चार्टर से, विक्टोरिया से पहले वाली जो थी, उसके चार्टर से ये कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1857 के रिवॉल्यूशन के बाद। इसका राजकाज छीन के ब्रिटिश एम्पायर के अंदर, ब्रिटिश क्राउन के अंडर कर दिया गया था। एक और मजेदार बात, ईस्ट इंडिया कंपनी जो दिख रहा है ना, इसका देखो, ये रहा, इसका लोगो दिख रहा है, ये क्या करते थे, यूनियन जैक होता था, यूनियन जैक किसे कहते हैं, ब्रिटिश ब्रिटिश फ्लैग को कहते हैं। तो बड़ा होता था इनका यूनियन जैक, और छोटा सा निशान इनका अपना लगता था। ऐसा चाहिए, यूनियन जैक के साथ लगाना इनको अलाउड था। तो चार्टर्ड कंपनी थी, दे वर फाउंड बाय रॉयल चार्टर। डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, ये रॉयल चार्टर से, फ्रांस की जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये ऐसा करते थे लोग। और मजेदार बात पता है क्या होती, उस जमाने में 1857 से पहले जब ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी, तो यहाँ पर जो होते हैं ना, क्लर्क की अगर किसी को नौकरी करनी पड़ती थी, तो पहले तो बहुत ऊंचे लेवल की सिफारिश, वायसराय की, गवर्नर जनरल की सिफारिश चाहिए होती थी। फिर 5 साल तक मिनिमम उसे बिना पैसे की नौकरी करनी पड़ती थी। सोचो, तो कोई पागल होगा, कोई नहीं, फिरंगी पागल नहीं होते। क्या करते थे ये लोग, अब आपको मालूम है शायद, कि ब्रिटिश लोग होते हैं ना, लिखने पढ़ने में बड़े एक्सपर्ट होते थे, मतलब हर चीज के नोट्स वोट्स बना के पेपर वर्क बड़ा बढ़िया करते हैं। तो क्लर्क बन गया वो ईस्ट इंडिया कंपनी में। चलो, पता चला नवाब सिराजुद्दौला की उन्होंने नवाबी छीन ली, उसका खजाना लूट लिया। खजाना लूटा जाएगा तो क्या होगा, खजाने का हिसाब किताब रखा जाएगा। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। भाई तो 2,000 अंटे में डाल लिए, 8,000 दिखाता था वो। मुझे 2,000 है, कुछ इसको दी, कुछ इसको दी, कुछ करप्शन वहीं से तो आया। हाँ। और कहाँ से आया, क्लरिकल करप्शन तो ईस्ट इंडिया कंपनी की देन है भाई हमारे देश में। ठीक है, ऐसा चलता था। वरना तेलानी रामा की कहानी सुनी है आप लोगों ने। तेनाली रामा जब जाता है दरबार में, तो एक गेट कीपर बोलता है जितना हमें इनाम मिलेगा उसका 1/4 मुझे मिलना है। दूसरा बोलता है आधा मुझे मिलना है। तीसरा बोलता, उसको कहता है मुझे तो कुछ मिलेगा नहीं। महाराज को जाके वही कृष्णदेव राय को खुश होकर बताता है, कहानी सारी बताता है। राजा बड़े खुश होते हैं, बोलो क्या चाहिए तू इनाम में, कह रहा महाराज मुझे 100 कोड़े चाहिए इनाम में। आई वॉन्ट, क्या, मुझे 100 बार हंटर मारे जाए। कह रहा ऐसा क्यों, कह रहा महाराज आप दे दीजिए बस। कह रहा ठीक है जी, कह रहा दिया। ठीक है जी, कह रहा आप कैसे, कह रहे महाराज आपके पहले गेट वाला बोला था 1/4 मिलेगा, मिलेगा तो 25 कोड़े उसे दिए जाए। दूसरा बोला था आधा 50 कोड़े उसे दिए जाए। तो 100 कोड़े की सजा जो थी, उससे गेट से लेकर ऊपर तक सबको पड़ गई, हंटर ही हंटर। ऐसे भी लोग होते थे। एनीवे, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, चार्टर्ड कंपनी कहलाती थी। ये आपके सिलेबस का पार्ट है, बट फॉर द नॉलेज यू हैव टू। अभी अब चल तो रही है कंपनी है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन है, सब कुछ है, लेकिन इतनी पावरफुल कंपनी नहीं है। हाँ, इट इज स्टिल चार्टर्ड कंपनी भाई, ये खत्म थोड़ी हुई है। इसकी ओनरशिप भाई साहब ने ले ली, मालिक है उसके, है ना। तो रजनीगंधा का एक ऐड नहीं आता, उसमें दिखाते हैं, रजनीगंधा का ऐड उसमें दिखाते हैं कि इन्होंने कभी हम पे राज किया था। मतलब एक एक नकली सा बंदा क्या कर रहा होता है, एक ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफ हेड क्वार्टर का साइन कर रहा होता है, एक सेशन, वो इसी को देख के बनाया था उन्होंने। कहाँ जाते हैं, कहाँ चला गया रे, ठीक है जी। तो समझ में आई बात, ये हमारी टाइप्स ऑफ कंपनीज थी।
और टाइप्स ऑफ कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके पास। सो यू शुड बी एक्टिव एंड यू शुड बी अलर्ट रिगार्डिंग दीज। अब हमारे पास आती है शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। ठीक है जी। क्या लिखा? कंपनी में एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट जनरेट इट्स ओन कैपिटल which has necessary to be collected from several persons. These persons are known as shareholders and the amount contributed by them is called share capital. ठीक है। और since the number of shareholders is very large, इसीलिए separate capital account of each and everybody is not opened। इसीलिए एक अकाउंट खोला जाता है शेयर कैपिटल अकाउंट विच इज एन एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो जब आपको पैसे मिलेगा तो आप बैंक अकाउंट डेबिट टू तुम्हारा शेयर कैपिटल, तुम्हारा शेयर नहीं लिखेंगे, एक एंट्री करेंगे बैंक टू शेयर कैपिटल, विल रिकॉर्ड दिस एंट्री, दैट इज द रीजन। ठीक है जी। और एक और चीज, hence innumerable streams of capital contribution merge to their identities in a common capital, it is called share capital of the company। और एक लाइन लिखी है इसमें कि कंपनी की अपनी कोई कैपिटल नहीं होती, बाहर का पैसा हो सकता है। ठीक है कि भाई कोई मारवाड़ी तो नहीं ना, सॉरी टू से, ठीक है। मारवाड़ी कहते हैं अपने पैसे से बिजनेस किया तो क्या बिजनेस किया, बिजनेस तो वही है ना जो दूसरों के पैसों से किया। ठीक है। तो कंपनी का असली जन्म तो किन्होंने, मारवाड़ी भाई लोगों के पास ही था। वो करते हैं, वो जानते हैं बिजनेस कैसे किया जाता है भाई कोई मारवाड़ी कोई है? तुम हो? कौन है? तुम हो? कौन है मारवाड़ी? कोई नहीं मारवाड़ी यहाँ पर। बड़ा मतलब सो सैड टू। मारवाड़ी तो है जिन्होंने हमारे देश में बिजनेस को और उस असीम ऊंचाइयों पर लेके गए हुए हैं। अंबानीज हैं मारवाड़ी हैं, अडानी मारवाड़ी हैं, टाटा जो थे ये भी मारवाड़ से निकल कर आए हुए थे। ठीक है। पर इसकी भी एक अलग सी स्टोरी है कि क्यों राजस्थान से निकले हुए मारवाड़ी पूरे देश में छा गए। देयर इज अ डिफरेंट स्टोरी, तो कभी बाद में देखेंगे, कभी मौका लगेगा तो बताऊंगा, वैसे तो नहीं। ठीक है जी। अब ये जो कैटेगरीज हैं आपकी, ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। ऑथराइज कैपिटल इशू, देखो क्या क्या कैटेगरीज हमें देखना है यहाँ पर। ऑथराइज कंपनी की बैलेंस शीट बनाने का क्वेश्चन आता है 4 नंबर का आपके एग्जाम। ठीक है। ऑथराइज है, इशूड है, इसके बाद हम लेके चल रहे हैं क्या, सब्सक्राइब्ड है, सब्सक्राइब के बाद हम लोग लेके चल रहे हैं क्या, कॉल्ड अप है, कॉल्ड अप के बाद लेके चल रहे हैं हम लोग क्या, पेड अप है। इतनी बेटे वैरायटी दिखती है। ठीक है जी। और पेड अप उसके कॉल्ड अप के बाद क्या है, अनकॉल्ड कैपिटल भी है। और अनकॉल्ड कैपिटल के बाद हम थोड़ा और नीचे जाएंगे तो रिजर्व कैपिटल भी आता है। रिजर्व कैपिटल भी है। ये इस बार के कंपार्टमेंट में इसका क्वेश्चन आता है रिजर्व कैपिटल वाला। ये फ्लो चार्ट देखिए आपका, ये रहा, यहाँ पर है। मतलब मैं डिस्कस करूंगा इसको बहुत डिटेल में थोड़ा सा, अगली क्लास से हम लोग प्रैक्टिकल शुरू करेंगे ढंग से। सो अभी मतलब इस पे थोड़ा डिस्कशन करके देन विल स्टार्ट द प्रैक्टिकल। एंड इन नेक्स्ट क्लास आई विल गिव यू द वर्कशीट्स। असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3 है, 3 असाइनमेंट इसमें है। हर असाइनमेंट में मतलब एक बड़ा असाइनमेंट में करीब 40 के करीब क्वेश्चन होंगे, बाकी में 20-20 क्वेश्चन है। उनको जब हम पूरा कर लेते हैं तुम्हारे पास तो होंगे ना। अच्छा हाँ ठीक, कोई बात नहीं, आई विल गिव यू द न्यू वन। तब हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन पहले दिन से इसे पकड़ के चलना। जितनी लापरवाही आप लोगों ने पार्टनरशिप में करी उतनी मत करना, क्योंकि ये टॉपिक दोबारा नहीं हो पाएगा फिर। मतलब होगा तो मैं रिवीजन करूंगा, लेकिन रिवीजन में फिर मेरा लेवल थोड़ा ऊंचा होता है। आई टेल यू, पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट में रिवाइज कराऊंगा, आई नॉट रिवाइज थर्ड बुक। थर्ड बुक रिवाइज नहीं करानी है मैंने। जैसे थर्ड बुक खत्म होती है उसके तुरंत बाद 2-2 घंटे की क्लास में हम लोग रिवीजन करेंगे पार्टनरशिप का। हाँ जी। ना अरे, इसमें एक्सप्लेन क्या करना पार्टनरशिप के, जैसे कंपनी की सारी फीचर ही तो लिखी है इसने यहाँ पर, अलग से थोड़ी क्या लिखा है देखो जरा। हाँ ये रहा, a company is an artificial a person, artificial, invisible, intangible, existing only in the eyes of law। उसके बाद क्या लिखा है, mere creation of law, it possessive only those properties which charter its creation confers upon। जो उसके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है वही उसी के हिसाब से एग्जिस्ट करती है, इधर एक्सप्रेसिवली इंसिडेंटल टू इट्स वेरी एग्जिस्टेंस। ठीक है। मतलब इंसिडेंटल का कई बार क्या मतलब होता है कि हमने कोई इन्फॉर्मेशन लिख दी, ठीक है, वो मैच नहीं कर रही है, मैं इंसिडेंटली मैच कर गई। मतलब वो लॉ की इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है। बस सबसे बड़ी परेशानी यहाँ क्या आ रही है पता है, इसी डेफिनेशन को एक जो लॉयर है वो अलग तरह से इंटरप्रेट करेगा, दूसरा अलग तरह से इंटरप्रेट करेगा। तो अमेरिकन लोगों ने क्या करा, ब्रिटिश का जो लॉ सिस्टम था उसे अडॉप्ट तो किया, लेकिन उनके देश में क्या होता है कि अगर लॉ की कोई डेफिनेशन है तो वो डेफिनेशन वही डेफिनेशन है, चाहे वकील ए करे, चाहे वकील बी करे, चाहे वकील सी करे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। राम जेठमलानी उसे अलग इंटरप्रेट कर देगा, अभिषेक मनु सिंह भी अलग कर देगा, सिब्बल बाबा अलग कर देंगे। तो आपने देखा है, इसीलिए कोई ये जो वकील है, स्टार वकील होता है, 30 लाख रुपए पर हेयरिंग की फीस ले रहा होता है, कोई बेचारे को 100 रुपए फीस नहीं मिल रही होती है। तो हमारे देश में इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ जो है वो वेरीड है, कोई अंत ही नहीं है। यूएस लॉ में ऐसा नहीं है।
इसलिए कभी सुना है यूएस में कोई 5 स्टार अटॉर्नी, 5 स्टार सॉलिसिटर नहीं है वहाँ, सेलिब्रिटी है नहीं वहां पर, नॉर्मल लॉयर है सारे। जो इंटरप्रिटेशन एक न्यूली ग्रेजुएटेड लॉ स्टूडेंट देगा वही डेफिनेशन 50 साल पुराना 40 साल पुराना एक्सपीरियंस बंदा देगा। वहां तो डेफिनेशन ऑफ लॉ इज वेरी क्लियर एंड प्रिसाइज, हमारे देश में नहीं है। ये लफड़ा है। इसीलिए मुकदमे पे मुकदमे चलते हैं। अब तो नई गवर्नमेंट ने कोशिश करी है कि भाई जितने भी मुकदमे वो 3 साल के अंदर अंदर वाइंड अप हो जाए, देखते हैं कितना चलता है। लेकिन मीलॉर्ड को चाहिए ही नहीं ये चीज। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, इसको वाइंड अप करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे फिर।